हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर एजे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वैल्यू के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अंडरस्टैंड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन से रिलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिसिन इन बायोटेक्नोलॉजी। So, today our major concern is to discuss the recent advancement and exciting innovation of biotechnology in medical science. As we discussed in our last lecture, that people are asking why the world need biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्या है हमें, इसको हम आज एक दूसरे पहलू से डिस्कस करते हैं, वो है मेडिसिन से रिलेटेड। एक चीज़ हमें इग्नोर कभी नहीं कर सकते कि ह्यूमन हेल्थ जो है वो मेजर कंसर्न है वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। सो इन दिस वे biotechnology has played a dynamic role in improving the challenges regarding to human health. यहाँ पे एक और मेजर इशू हम सबको पता है, वो है माल न्यूट्रिशन। मेनली ये क्या है, ये क्या होता है और कैसे राइज होता है ड्यू टू द लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स इन फूड, जो कि अल्टीमेटली रिजल्ट देता है इन शेप ऑफ डेथ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सम रिसेंट एक्साइटिंग इनोवेशंस। यहाँ पे एक चीज़ है, वो है प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, ये जो बनाई जाती हैं वो इसलिए बनाई गई हैं कि ये सिर्फ एक ही सब्सटेंस से जाके अटैच हो। अब ये एक ही सब्सटेंस आखिर क्यों, वाई ओनली वन सब्सटेंस, एंड इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी है बायोटेक्नोलॉजिस्ट को बनाने की। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो यूज़ होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सम टाइप ऑफ कैंसर, जो जाके सिंगल अलोन आर यूज टू कैरी ड्रग्स, टॉक्सिन्स एज वेल एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हैं वो डायरेक्टली लेकर जाता है कैंसर के सेल्स पर। अब इसकी एग्जांपल मैं एक ये भी देता हूँ कि एक बंदे को मैं भेज रहा हूँ कनाडा, लेकिन वो जाके अफ्रीका निकला। अब बात की तो ये तुकी नहीं बनी। इन सेम वे मेडिकल साइंस स्पेशली रिलेटेड टू मेडिसिन टारगेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जिस डिजीज़ की जो मेडिसिन है हमको वो रिकमेंड करना है मस्टली। जो मेडिसिन और सब्सटेंस जो हम बॉडी में अंदर भेज रहे हैं वो असल अपने टारगेट तक मस्ट पहुंचनी चाहिए। अगर वो किसी और जगह जाके गई तो वो क्या करेगी, अपना साइड इफ़ेक्ट करेगी। तो इस तरह तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं बना, तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो हमें अपोजिट रिजल्ट देगा। मीन्स वो उसको एक्चुअली ट्रीट नहीं करेगा, बजाय उसको नुकसान पहुंचाएगा। Another thing is that the monoclonal antibody is not only limited to cancer, but also वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज को भी ट्रीट करती है, बट इट्स डिपेंड ऑन सम सिचुएशंस।
सो थिंग इज़ दैट कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो बनाई गई हैं वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बनाई हैं और बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स के थ्रू बनाई गई हैं जो कि बेनिफिट देती हैं ह्यूमंस बीइंग को. एंड इट्स लाइक एक्साइटिंग इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड आल्सो सॉल्व मैनी इश्यूज रिलेटेड टू द मेडिकल साइंस. इन सेम वे एक और भी एक्साइटिंग इनोवेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. अब वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. अब ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है इसको दूसरे वर्ड में डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है, आल्सो आइडेंटिटी टेस्टिंग भी कहा जाता है. अब ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वेरिएबल एलिमेंट्स विद इन द बेस पेयर सीक्वेंस ऑफ डीएनए. अब ये बेस पेयर सीक्वेंस क्या है? नॉर्मली इन डीएनए में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बेस पेयर्स पाए जाते हैं. उनमें से एक है एडेनिन जिसको अल्फ़ाबेटिकली ए भी कहा जाता है. दूसरा है थायमिन जिसको अल्फ़ाबेटिकली टी के साथ भी देखा जाता है. तीसरा है साइटोसिन जिसको अल्फ़ाबेटिकली सी भी कहा जाता है. और चौथा है ग्वानिन जिसको अल्फ़ाबेटिकली जी के नाम से भी देखा जाता है. अब ये जो 4 बेस पेयर्स हैं ये दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है, आई थिंक इट्स मोर देन 7.8 बिलियंस. अब मज़े की बात ये है और सोचने की बात ये है कि अल्लाह पाक ने क्या कुदरत बनाई है कि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में उन सब की ये जो 4 बेस पेयर्स हैं इन सब की सीक्वेंस चेंज है. किसी की बंदे की सेम सीक्वेंस नहीं है और इन्हीं बेस पेयर की वजह से जो फिजिकल अपीयरेंस है लोगों की वो चेंज है. आई मीन लाइक मैं जो हूँ, मेरा जो फेस है वो चेंज है अमेरिकन पीपल से, मेरा जो फेस है वो चेंज है चाइनीज पीपल से. अब ये क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग. अब एक और एग्जांपल मैं देता हूँ. डीएनए जो सीक्वेंस है हमारी वो सिमिलर होगी अपनी फैमिली के साथ. आई मीन मेरी डीएनए सीक्वेंस है वो सेम होगी मेरे पेरेंट्स के साथ. अब सेम एग्जैक्टली सेम नहीं होगी लेकिन मैच करेगी उसका कुछ परसेंटेज. इन सेम वे मेरी जो सीक्वेंस है वो मेरे ब्रदर सिस्टर के साथ मैच करेगी लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होगी. इन सेम वे अगरचे मैं खुद की जो है डीएनए सीक्वेंस उसको कंपेयर करूँ डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट कंट्रीज पीपल लाइक अमेरिका, कनाडा एंड अफ्रीकन पीपल, लेकिन उनके साथ जो मेरी डीएनए की सीक्वेंस मैच नहीं करेगी. सो थिंग इज दैट कि इस टेक्निक्स के थ्रू हम किसी भी फैमिली की जीन सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड कंपेयर कर सकते हैं. अब एक और एग्जांपल देता हूँ. कुछ टाइम पहले हमारे मुल्क में क्राइम का थोड़ा इशू था इन द शेप ऑफ ब्लास्ट. अब एक जगह ब्लास्ट हुआ. अब उस ब्लास्ट के साथ साथ जिस बंदे ने ब्लास्ट किया वो बंदा भी चला गया. अब कैसे पता चले कि ये बंदा कौन था, ये बंदा कहाँ से आया, ये बंदा किस कंट्री से ताल्लुक़ रखता था, आया ये बंदा हमारे मुल्क का था या डिफरेंट मुल्क का था? क्या ऐसा हो सकता है कि हम उस बंदे को मालूम कर सकें? यस इट इज़. हम थ्रू द टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन शेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं उस एग्जैक्ट बंदे का जो इसमें इन्वॉल्व था. अब होता क्या है, ड्यूरिंग ब्लास्ट अगर किसी बंदे ने किया है तो उसके साथ साथ उसके बॉडी पार्ट्स तो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं. हम क्या करते हैं, उन बॉडी पार्ट में से डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन उसकी
डीएनए की सीक्वेंसिंग करवाते हैं। एंड देन जब हमारे पास उस बंदे के डीएनए की सीक्वेंस मिल जाती है तो उसको हम करते हैं अलाइन करते हैं एंड कंपेयर करेंगे कि ये किस कंट्री के साथ ताल्लुक़ रखता था या किसी मखसूस इलाके से इसका ताल्लुक़ है। ये हमें ऐसे पता चल सकता है कि उसकी अगर जीन सीक्वेंस हम कंपेयर करें फर्स्टली ऑन रैंडम बेसिस किसी कंट्री के पीपल के साथ ऑन रैंडम बेसिस में भी किसी बंदे के साथ किसी बंदे की फैमिली के साथ, तो हमें एक क्लू मिल जाता है कि ये सीक्वेंस जो है इस फलाने कंट्री के पीपल से थोड़ी सी मैच करती है। अब हम जाते हैं उस कंट्री के फलाने बंदों की तरफ एंड देन हम उसके साथ अगेन दूसरे बंदों के डीएनए के साथ मैच करवाते हैं, तो फिर हमें क्या पता चलता है कि उसकी एग्जैक्ट टारगेट को पता चल जाए कि ये जो बंदा था फलानी जगह का था। अब अगर हमारा कंट्री थोड़ा एडवांस्ड होता लाइक अमेरिका और चाइना, वहाँ पर जो बच्चा पैदा होता है उसका ऑलरेडी डीएनए लिया जाता है एंड देन सीक्वेंसिंग करवाई जाती है एंड देन उसी सीक्वेंस को सेव किया जाता है विद द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। तो इसी तरह हम किसी बंदे की फैमिली को एग्जैक्टली पता कर सकते हैं एंड देन उस मखसूस बंदे को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो बंदा है किस फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखता था या किस फैमिली के साथ ताल्लुक़ उसका है एंड देन ये कौन एग्जैक्ट बंदा है। अनदर एक्साइटिंग इनोवेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। अब ये जो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन बनाई जाती है, ये बनाई जाती है थ्रू रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ये जो रैपिड वैक्सीन है ये भी एक प्रोडक्ट है बायोटेक्नोलॉजी की। अब इस दुनिया में जितने भी ग्लोबल पेंडेमिक रियल इश्यूज इन शेप ऑफ वायरल और अनदर हो जाते हैं तो हमें उनके लिए वैक्सीन चाहिए। अब ये सिर्फ वैक्सीन ही नहीं चाहिए बट रैपिड वैक्सीन चाहिए बिकॉज इट्स अ पेंडेमिक इशू। अगर हमें रैपिडली उसको कवर नहीं करेंगे तो वो क्या करेगी, ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा क्वांटिटी में लॉस करेगी लोगों को। अब जैसे रिसेंट इशू चल रहा है वायरस का, उसमें भी बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजीज दुनिया के लगे हुए हैं कि जितना भी जल्दी हो सके हम वैक्सीन डेवलप कर सकें एंड वी आर फुली होप इन अ गुड वे द बायोटेक्नोलॉजी कैन प्रूव एंड डेवलप इट सून। अब थ्रू बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, जितने भी बायोटेक साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं वो क्विकली पॉइंट आउट कर लेते हैं डिफरेंट प्रिकर्सर्स और मार्कर्स that can cause severe illness or diseases. So means that they can synthesize vaccine quickly against any dangerous pandemic sickness. अब हमें यहाँ पर ये 3 different kind of exciting innovation डिस्कस की है। I hope it can increase your knowledge and understanding. इसी तरह आगे हमारे और भी लेक्चर हैं और अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अगेन सेम इसी लेक्चर से रिलेटेड है, एन एक्साइटिंग इनोवेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। दूसरे जितने भी एक्साइटिंग इनोवेशंस हैं रिलेटेड टू मेडिसिन उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।